तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं आप लोग सभी लोग के लिए कि देखो दोस्तों, आप सभी लोग मॉक तो देते हो बट मॉक की एनालिसिस कैसे करनी होती है इसका आइडिया नहीं रहता है। तो आप में से कई लोग की प्रॉब्लम थी, तो हमने कहा भाई इसको एड्रेस किया जाए। और दोस्तों बहुत ही एकदम डिटेल्ड और एकदम स्ट्रक्चर्ड दोस्तों मेथड लेके आया हूं, जिस मेथड को एग्जैक्टली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपनी एनालिसिस में। और दोस्तों एक बात याद रखना कि एनालिसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज होती नहीं मॉक के अलावा, ठीक है। क्योंकि तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मॉक देने से सिलेक्शन आप लोग का नहीं होता, ठीक है। मॉक देने से सिलेक्शन आप लोग का नहीं होता। तो किससे होता है सिलेक्शन दोस्तों? होता है मॉक की एनालिसिस करने से। आप देखोगे ना, जाओगे तो देखोगे आप लोग, जब भी आप मॉक देते हो तो मॉक बहुत बच्चे दे रहे होते हैं। कितने बच्चे दे रहे होते हैं? तो आप देखोगे जैसे मान लो कि 80,000 बच्चों ने लगभग मान लो मॉक दिया है, ठीक है। और तो उस 80,000 बच्चों में मैं लिख के दे देता हूं कि 10-12% से ज्यादा बच्चे मॉक को एनालाइज ही नहीं करते हैं। दे रहे हैं बहुत, लेकिन एनालाइज नहीं करते। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तो आप सीखो कैसे कि आपकी गलतियां क्या थी, आपने जिन चीजों को अटेम्प्ट नहीं किया उसमें क्या कमी रह गई थी, कौन सा आपका वीक है, कौन सा आपका स्ट्रांग है, किस एरिया पे आपको रिवाइजन रिवीजन करना है, किस एरिया में आपका बहुत स्ट्रांग है उसमें कोई भी रिवीजन नहीं करना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ये सारी चीजें कैसे पता चलती हैं? एक एनालिसिस के थ्रू ही पता चलती हैं। तो आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करते हैं, एक एक पॉइंट को जानेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने कोई मॉक फिनिश किया, ठीक है। तो आपको मैंने हमेशा बताया, इवन दोस्तों मैं भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम हमेशा अपने पास एक नोटबुक रखता था, जिसमें मेरे पास अपने मॉक टेस्ट का ट्रैकर रहता था कि यार मॉक टेस्ट में मेरे पिछले क्या परफॉर्मेंस रही थी, इस मॉक में क्या परफॉर्मेंस रही। तो जब भी आप मॉक देते हैं तो आप अपना ये देख लिया करो कि भाई आपका कितना परसेंटाइल स्कोर आया और कितने आपके स्कोर आए, ठीक है। तो आपको दो चीज देखनी है सर, क्या? एक तो अपना परसेंटाइल कितना रहा और एक सर आपका स्कोर कितना रहा। जैसे सर आपका यहाँ पे 89.35 है, मतलब चलो मैं 90 मान लेता हूँ कि सर अगर आपका 90 परसेंटाइल आ रहा है तो मतलब आप ठीक ठाक कर रहे हो। और कहीं ना कहीं अब हम लोग को और टारगेट अचीव करना है कि अब हम लोग के जो स्कोर्स है वो 91 परसेंटाइल 92 परसेंटाइल इसमें आने चाहिए। तो आपने जो आपके पास नोटबुक थी उसमें आपने अपना स्कोर लगा दिया, अपने परसेंटाइल लगा दिए। और तो पिछले वाले जो मॉक में रहे होंगे उससे कंपेयर भी कर लिया कि हाँ यार क्या मेरा स्कोर बढ़ा है या फिर स्टैग्नेंट है या फिर क्या चेंज आया, इसको भी हम लोग को वहां पे देखना होगा। तो एक तो सबसे जरूरी ये है कि अपना स्कोर और अपना परसेंटाइल। फिर दोस्तों ये हो गया आपके मॉक का एनालिसिस सेक्शन, जहां पे आप एनालिसिस करते हैं कि आपने स्कोर देख लिया, परसेंटाइल देख लिया। फिर सर आपने यहाँ पे ये नोट कर लिया कितने सही थे, कितने गलत थे और कितने आपने क्या बोलते हैं अनअटेम्प्ट किए, जिसको आपने छोड़ दिया। ये सबसे तीन मेजर चीज होते हैं। अब तो जैसे ही आप इस एरिया में एंटर करते हैं, आपको उसमें क्या क्या देखना है वो अब मैं आपको बताता हूं लाइन वाइज, एकदम आराम से ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो आपने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं फटाफट उनको देख लो। जैसे उस एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि सर जैसे मान लो टोटल 30 क्वेश्चंस थे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसमें से मान लो सर आपने 21 22 कुछ मान लो आपने अटेम्प्ट किए, एक आपने रॉन्ग कर दिया, सर कितने हो गए 21 1 22, और आपने 8 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर दिए, छोड़ दिए, ठीक है। या फिर ये और नंबर और भी ऊपर नीचे हो सकता है। हमने एग्जाम्पल तो चलो और अच्छा ले लेते हैं, जैसे आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो 20 क्वेश्चन आपने ये किए, 3 आपके मान लो गलत हो गए और 7 मान लो आपने अटेम्प्ट रखे, ठीक है। इसमें सीखने को अच्छे से मिलेगा। अब सर देखो, अब आपने जो भी क्वेश्चंस राइट किए हैं उसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करनी होती है, ठीक है। उसमें क्या करना होता है, आप हर क्वेश्चंस को जाइए, ऑब्जर्व कीजिए। सबसे मेजर चीज जो आपको वहां पे ये देखनी है कि हाउ मच टाइम यू टुक, कितना टाइम आपने एक क्वेश्चन पे स्पेंड किया। दोस्तों सही करना बड़ी बात नहीं है, सही हर बच्चा भी कर लेगा, लेकिन उसमें मैटर ये करेगा कि उस क्वेश्चन को एक बच्चे ने सॉल्व किया है 1 मिनट में और आपने सॉल्व किया है उसको 3 मिनट में। या तो कोई डीआई हो गया, कोई अरिथमेटिक क्वेश्चन होगा, तो भैया ये 3 मिनट मतलब आप कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना टाइम आपने लिया ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब दोस्तों यहां दिमाग में एक ये आता है, अच्छा जैसे मान लीजिए तो अगर आपने किसी भी क्वेश्चन करने के लिए जो इसका ऑप्टिमम टाइम होता है, अभी आपको बताऊंगा क्या चीज कैसे होती है। अगर आपने ऑप्टिमम टाइम लिया है तो ठीक है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपने कोई सिंप्लीफिकेशन किया, आपने 20 से 40 सेकंड लिए, ठीक है। अब उसमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए, नहीं यार एक बच्चा है वो आपसे बोले तूने 40 सेकंड ले लिया, मैं तो उसको 30 सेकंड में करता हूं। तो वो 10 सेकंड की लड़ाई नहीं है। ऑप्टिमम का मतलब हाँ आप 20 से 25 30 35 सेकंड ले रहे हैं एक सिंप्लीफिकेशन करने में, दैट्स टोटली नॉर्मल। बट जैसे ही दोस्तों मान लीजिए आप किसी एक सिंप्लीफिकेशन को या किसी एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन को करने में आप मान लीजिए 1 मिनट ले रहे हैं या फिर उससे ज्यादा लग गया एक क्वेश्चन करने में, तो कहीं ना कहीं वहां पे चीजें खराब हैं। अब सर ये दिमाग में ये आता है कि सर हम ये पता कैसे करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन में कितना टाइम स्पेंड करना होता है। देखो दोस्तों, हर बंदे की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस होती है, ठीक है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। तो
ये जो स्पीड मैथ्स होते हैं, चाहे अरिथमेटिक हो गई, चाहे डीआई, जैसे मैं क्वांट की बात करूँ, ऐसे आप अपने हर सब्जेक्ट पे ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्वांट पढ़ाता हूँ, आपको क्वांट के अच्छे से बताता हूँ, ठीक है? जैसे मान लो क्वांट है, तो क्वांट में 3 सेगमेंट होते हैं, स्पीड मैथ्स एक अलग हो गया, अरिथमेटिक हो गया और डीआई हो गया, ठीक है? तो इनका दोस्तों क्या होता है कि एक आपका जैसे जो ऑप्टिमम टाइम होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो सिम्प्लिफिकेशन है, अप्रॉक्सिमेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दोस्तों कोई ईज़ी से ईज़ी सिम्प्लिफिकेशन जैसे मान लो क्लर्क लेवल का आ रहा है, तो वो क्या पता आपसे 10 से 20 सेकंड के अंदर हो जाए। हो सकता है, होता भी है क्लर्क लेवल का। दोस्तों पीओ लेवल का अप्रॉक्सिमेशन है, क्या पता वो करने में आपको 30 से 40 सेकंड ले ले। कोई दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ईज़ी आई है, तो क्या पता आपसे 20 से 30 सेकंड में हो जाए। और टफ वाली आई है कि रूट वाला है, उसमें डेसिमल वाला है या फिर कोएफिशिएंट लगा है, कुछ और चीज़ें लगी हैं, बड़े नंबर से जिनके फैक्टर्स करने थे, तो आपको 40 से 45 सेकंड भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर आपने एक रेंज ऑफ टाइम देख लिया कि यार डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस लेवल, डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम व्हिच यू आर टेकिंग, क्लर्क का दे रहे हो, पीओ का दे रहे हो, एग्जामिनेशन का लेवल क्या है, आपको सर 20 से 40 सेकंड लग सकते हैं आराम से किसी भी एक सिंप्लीफिकेशन या फिर किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अप्रोक्सीमेशन को करने में, ठीक है? ठीक है। अब तो आप जब ये पेपर दोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि आप सर कैसे पता, जैसे मान लो आपने पेपर दिया और आपको समझ में आ गया कि मैंने जो बताया अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टफ वाले थे, तो अगर आपको उसमें 40-45 सेकंड लग रहा है तो दैट्स टोटली नॉर्मल। उसमें अपने आप को वो नहीं करना कि यार बताओ, एक मास्टर ने तो बोला था कि 2 मिनट में 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, अब तो मैंने 50 सेकंड इसी में ले लिए, कैसा होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन लेंथ और क्वेश्चन का लेवल, ठीक है? बट हाँ, ये होना चाहिए। अब ये नहीं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने में आपने 1 मिनट लगा दिया या फिर 1 मिनट 10 सेकंड लग गया, फिर दोस्तों वहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि वो या तो आपको छोड़ देना चाहिए था अगर ऐसा कुछ था तो, या फिर आपको को कम टाइम में करना चाहिए था। फिर उसमें जैसे नंबर सीरीज़ आपकी आती है, तो भाई नंबर सीरीज़ में भी अलग-अलग चीज़ें होती हैं। मिसिंग नंबर दोस्तों है, तो मिसिंग नंबर आपका मिसिंग नंबर स्टार्टिंग में पूछा है, एंडिंग में पूछा है, थोड़ा क्वेश्चन ईज़ी हो जाता है। मिडल में डाल दिया है, थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। रॉन्ग नंबर डाल दिया है, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। रॉन्ग नंबर में भी डिजिट्स बढ़ा दिया है, 3-3 डिजिट के 4-4 डिजिट का रॉन्ग नंबर दे दिया है, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। डेसिमल-ओसिमल डाल दिया, क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाता है। दोस्तों ये भी कंप्लीटली डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की लेंथ कितनी है और किस लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों तब भी या तो अगर आप रॉन्ग नंबर्स को कर रहे हो स्टार्टिंग में, या तो छोड़ दो, या तो एंड में करो, जैसे हमने बात की है, या फिर अगर आप कर रहे हो तो कोशिश करो कि विद इन अ मिनट कोई भी नंबर सीरीज है आपसे हो जाए, विद इन अ मिनट। ठीक है? ठीक है। फिर से हम लोग बात करेंगे दोस्तों अरिथमेटिक क्वेश्चन की। अब सो अरिथमेटिक क्वेश्चन भी बहुत तरह के होते हैं। कुछ अरिथमेटिक क्वेश्चन होंगे जो कि शायद आपको करने में 60, 70, 80 सेकंड भी लग जाएँ। 80, 70 सेकंड भी लग सकते हैं भाई। कुछ दोस्तों अरिथमेटिक क्वेश्चन होंगे जो कि आपसे पढ़ते ही 30-40 सेकंड में हो जाएँगे। ठीक है? तो इसकी ये रेंज होती है। अब सो किसी भी अरिथमेटिक क्वेश्चन में जब आपने मान लीजिए राइट क्वेश्चन किया, भले आपने उस अरिथमेटिक क्वेश्चन को सही किया, लेकिन आपको दिख रहा है यार मैंने इस पे 3 मिनट बर्बाद कर दिया। दोस्तों वहाँ पे फिर हमको समझना पड़ेगा यार ये मैंने बेवकूफ़ी कर दी, उस क्वेश्चन पे मुझे 3 मिनट नहीं देना चाहिए। दोस्तों 3 मिनट में आपकी एक डीआई डिकोड हो जाती है। तो आपको समझ में आया कि यार इस तरह क्वेश्चन अगर कल को नेक्स्ट टाइम आता है तो या तो मैं इसको इम्प्रूव करूँगा कॉन्सेप्ट को, या तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं छूऊँगा इस तरफ का, क्योंकि ये 3 मिनट ले रहा है। आप समझ गए? एक नॉर्मल टाइम होना ठीक है, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड लग गया, 1 मिनट 10 सेकंड लग गया, 1 मिनट 20 सेकंड, ठीक है, चलो वो भी एक बार को सस्टेनेबल है। लेकिन दोस्तों आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, 2 मिनट ले रहे हैं, 3 मिनट ले रहे हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में, अरिथमेटिक के एक क्वेश्चन में, तो वो ज़्यादा है। आप समझ जाएँगे। फिर से डीआई, दोस्तों डीआई भी आपकी अलग-अलग होती है, कोई आपकी केसलेट है, कोई आपकी छोटी डीआई। दोस्तों उस दिन क्या हुआ, मैं एक पेपर अटेम्प्ट कर रहा था, तो लाइव क्लास में हम दोस्तों विजेता में हम लोग पेपर कर रहे थे, तो मैंने उनको दिखाया कि भई जब हमने एनालिसिस की तो मैंने उनको दिखाया कि यार देखो ये जो फर्स्ट डीआई थी इसको डिकोड करने में आपका लगभग 3 मिनट कुछ सेकंड लग गया। अब उसके दोस्तों 2-3 रीज़न हो सकते हैं। दोस्तों जब पेपर आपका स्टार्ट होता है ना, तो आप थोड़ा-सा एकदम उसमें होते हो, सेटिंग-वेटिंग करने में और दिमाग सेटल होने में वो 10-15 सेकंड ले लेता है। एक तो वो रीज़न है। थोड़ा-सा डीआई बड़ी भी थी, नो डाउट, ठीक है? फिर से जो हमने सेकंड डीआई की ना, वो हमने 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर डिकोड कर ली थी, इतनी छोटी डीआई थी वो। दोस्तों डीआई की लेंथ भी आप लोग की अलग-अलग होती है, किस लेवल की डीआई है, उसमें क्या पूछा गया है, वो सब चीज़ें होती हैं। तो ये 1.5 से 2 मिनट, 3 मिनट डिपेंडिंग ऑन द केसलेट है, डीआई है, ये इसका एक रेंज ऑफ टाइम होना चाहिए। चलो, अब आपको समझ में आ गया दोस्तों? अब आपको समझ में आ गया, मैं बताऊँगा कि हम लोग मॉक में कैसे किया था, कैसे आपको भी क्या करना चाहिए। सबको समझ में आ गया कि भाई राइट क्वेश्चंस जो थे, उसमें सिर्फ ये देखना है कि आपने कितना टाइम लिया। ठीक है? और सो अगर आपको टाइम ज़्यादा लगा है तो ऑब्वियस सी बात है, भाई टाइम ज़्यादा लगा है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, आपकी स्पीड का जैसे मैंने बताया, और तो ऐसा भी होता है कि क्या पता उसमें आप कोई ऐसा अप्रोच लगा रहे हैं, क्या पता उसमें कोई ऐसा अप्रोच लगा रहे हैं जो कि ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो अपने अप्रोच को भी एक बार हम लोग रिविज़िट करेंगे, ठीक है? सेकंड दोस्तों एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो आपसे क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह गए, ठीक है? अब देखो सर जो क्वेश्चन आपसे अनअटेम्प्टेड रह गया, जो आप नहीं कर पाए ना, उसके ये 3 केसेस मान लो आपके हो सकते हैं। जो मैंने मोटा-मोटा 3 केस बनाया कि ये 3 केस आपके बन सकते हैं। जहाँ पे दोस्तों पहला ये है कि हम उस सवाल तक पहुँच ही नहीं पाए, ठीक है?
अब तो उसमें भी दो केस बनता है, या तो वो सवाल आपका एकदम लास्ट में था, या तो भैया आपकी स्पीड नहीं थी, आप उस सवाल तक नहीं पहुंच पाए। एग्जाम्पल साफ साफ देता हूं। जैसे उसको फिर से वापस आते हैं उसी पेपर पे। अभी हमने एक पेपर मान लो बच्चों के लिए किया, उसमें हमने क्या किया कि हमने पेपर को पहले फट से ऑब्जर्व कर लिया, विद इन 30 सेकंड मैंने ऑब्जर्व कर लिया कहाँ पे डीआई से कहाँ पे क्या है। वीडियो ठीक चल रही है? ठीक है, लाइट ज्यादा हो गई क्या? देखना क्वालिटी वगैरह ठीक है, ठीक है। कहाँ पे डीआई है, कहाँ पे केस है, कहाँ पे क्या है, वो हमने देख लिया। और सो हमने वहां पे मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, और हमने पेपर को स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। DI1 किया, DI2 किया, DI3 किया, अप्रोक्सीमेशन किया, 2 या 3 अरिथमेटिक क्वेश्चन किए, और तो फिर हमको आगे टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, तो अब जब ये क्वेश्चन नहीं देख पाए, तो हम क्या है सर वहां पे लास्ट में पहुंचे, इसलिए क्वेश्चन देख ही नहीं पाए, इसलिए वो हो गया अनअटेम्प्टेड। अब जो हमने एनालिसिस की, तो हमको पता चला भाई कि यहाँ जो है 2-3 क्वेश्चन बड़े इजी थे। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, हमने बाकी पेपर यहाँ तो किया ना। दोस्तों अगर आप वहां पे पहुंच नहीं पाए क्योंकि आप वहां पे लास्ट में पहुंच रहे थे, और आपने फर्स्ट राउंड में ठीक ठाक अटेम्प्ट कर दिया है, 20, 21, 22 मार्क का आपने अटेम्प्ट कर दिया है, तो उसमें रोना नहीं है, उसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि वहां पे आप नहीं पहुंच पाए क्योंकि आपने कुछ और किया, आपने डीआई किया, ये किया। अगर तो मेरा ये सिचुएशन होता है कि भैया मैं डीआई भी नहीं कर पाया और कुछ क्वेश्चन देख भी नहीं पाया, तो फिर मुझे खराब लगता है भाई ये तो अपन ने गलत कर दिया। अच्छा, दूसरा जो केस ये होता है कि आपकी स्पीड बहुत स्लो है, आप दूसरे डीआई में पेपर खत्म कर पाए, दूसरा दूसरा डीआई कर रहे हैं, पेपर खत्म हो गया। या फिर आप मान लीजिए क्या बोलते हैं, स्पीड मैच किया आपने, एक डीआई किया, दूसरा डीआई करते करते ही आपका पेपर खत्म हो गया, तो फिर तो भाई आपकी स्पीड स्लो है। अब सर अगर स्पीड स्लो है, तो दोस्तों स्पीड पे क्या करेंगे उस पर थोड़ा आपको मैं बताऊंगा, स्पीड पे कैसे कैसे काम करना है। लेकिन अभी स्पीड पे ये हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि आपकी स्पीड स्लो हो सकती है, तो इस पे दोस्तों ये वर्केबल है, इस पे हम लोग काम कर सकते हैं, इस पे हम लोग काम कर सकते हैं, स्पीड पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। सेकंड चीज आपकी जो दिमाग में वो आती है कि यार हमने ना, हम सर क्वेश्चन को देखे, पढ़े भी, लेकिन सर समझ ही नहीं पाए। कोई नया टाइप का सवाल आ गया, कोई नया टाइप की डीआई आ गई, सर कोई अरिथमेटिक क्वेश्चन ऐसा आ गया जो कि एकदम नया कॉन्सेप्ट था, जो कि आपने पढ़ा नहीं था, या फिर आपने उसको स्किप कर दिया था। दोस्तों वहां पे दो चीज हो सकती हैं कि भैया या तो कॉन्सेप्ट जो है, आपने जो है उस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं आता था, या फिर आपने कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा था, रिवाइजन नहीं किया था आपने, तो उसको नोट कर लेना। इस चीज को नोट जरूर कर लेना अपने कॉपी में। क्यों? क्योंकि जब आप मॉक के अगले 3-4 दिन बाद जब मॉक दोगे, तो वो जो 3-4 दिन गैप आएगा, उसमें आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे, जाओगे नोट्स में उठाओगे, 0 to 0 नोट्स उठाया फाउंडेशन बैच का, हाँ भाई इसमें ये पढ़ा था, इसमें ये अप्रोच था, अच्छा इसको ऐसे करना है, अप्रोच दिमाग में बैठा लिया, ठीक है, नोट्स रिवाइज कर लिया। या फिर दोस्तों आपको ऐसा हो सकता है कि यार आता था क्वेश्चन लेकिन अप्लाई नहीं कर पाए। इसका क्या सिंपल सा रीजन है कि आपकी प्रैक्टिस की कमी है। जब आप लोग फाउंडेशन बैच में, मैंने देखा जब बच्चे पढ़ रहे थे, तो जब आप लोग पढ़ते हैं, तो आपको जब पढ़ रहे होते तब सब कुछ समझ में आता है। जैसे मैं सवाल करता हूँ, हाँ सर समझ में आ गया, सब बढ़िया अप्रोच है, मजा आ गया। लेकिन जब आप सवाल करने जाते हैं तो आपसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने उस टॉपिक पे कम से कम 100 सवाल नहीं लगाए। और आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रैक्टिस इज द की। जब आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने में माहिर हो जाओगे। समझ रहे हो? तो दोस्तों ये दो चीजें हैं कि अगर आप सवाल पढ़े और आपसे हुआ नहीं, तो ये दोनों चीजों पे काम करना है, या तो आपको रिवीजन करना है, या तो आपको उसको कॉन्सेप्ट को ढंग से फिर देखिए कैसे लगाना है। दोस्तों एक चीज यहाँ पे और हो सकती है कि यार ये बहुत नॉर्मल चीज है, जो कि यहाँ भी हो सकती है कि भैया पेपर क्वेश्चन पढ़े कर ही नहीं पाए। ठीक है, टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि पढ़ने में भाई 20-30 सेकंड लग जाता है ना कभी कभी, तो 10-15 सेकंड डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन लेंथ। ठीक है, लैंग्वेज समझ में नहीं है, क्या कह रहा है सवाल में, कुछ इस टाइप की बात हो गई, नया टाइप का सवाल है। पेपर प्रेशर, दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर प्रेशर। ये सर क्यों होता है दोस्तों? ये सबके साथ होता है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होगा। मैं लिख के देता हूं कि जितना आप मॉक में पा रहे होते हैं ना, अगर सेम लेवल का पेपर आपको एग्जामिनेशन में दिया जाए, तो कम से कम 3-4 नंबर कम हो जाएंगे, और ये सबके साथ होगा। दोस्तों ये बात को मान चलो कि सबके साथ होता है, बहुत नॉर्मल होता है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे बोल दूं कि पेपर प्रेशर नहीं लेना है एकदम, कि जो है भले मेरे जो है स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तीसरा क्वेश्चन ये है, तो दोस्तों वहां पे प्रॉब्लम आएगी, नो डाउट। आपके 2 क्वेश्चन मान लो गलत हो गए स्टार्टिंग के, ठीक है, और फिर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है ना। या फिर जैसे मान लो इसके पहले आपने कोई सेक्शन करके आए, इंग्लिश करके आए, रीजनिंग करके आए, वो अच्छा नहीं हुआ, और पहला क्वेश्चन दिखा क्वांट में, वो आ ही नहीं रहा है आपको, तो जो सेकंड क्वेश्चन दिखे दोस्तों, वहां प्रेशर अपने आप बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं नहीं बिल्ड मत करो, वो हो जाता है, दैट्स वेरी नॉर्मल, मेरे साथ भी हो गया था यार। सीजल के पेपर में स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन नहीं हुए, फिर से खट से बन गया, फिर चौथे पे क्वेश्चन से हमने स्पेस बनाना स्टार्ट किया, और फिर फटाफट स्पीड ले आए। तो आपको तो ऐसी हर जगहों पे, पहली बात तो जैसे कुछ भी ऐसा होना, तुरंत ही अपने माइंड को शांत करो, डीप ब्रेथ करना है। ठीक है, और ये चीज दोस्तों हम लोग मॉक में भी करेंगे। इसलिए तो मैं आपको बोलता हूं ना कि मॉक को हमेशा ऐसे टारगेट किया करो कि मॉक का मतलब मेरा रियल एग्जामिनेशन है।
धड़ल्ले से ही नहीं, डेली एक मॉक दिए जा रहे हैं। एग्जाम टाइम जब आ जाए ठीक है, तब देंगे, स्पीड हमको बढ़ानी है। अभी आप क्या करो, हफ्ते में 2 या 3 मॉक जो भी आप देते हो, लेकिन हर मॉक की एक वैल्यू होगी, उसको एनालाइज करेंगे, सीखेंगे कि क्या मेरा पेपर प्रेशर चक्कर में ये चीज गलत हो गई थी, मैं बहुत हड़बड़ा रहा था। कभी देखा जब टाइमर चालू होता है एकदम हड़बड़ा जाते हैं कि अरे बाप रे क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, वही क्वेश्चन दोबारा पढ़ने लगते हैं, अप्रोच भूल जाते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है? तो ये जो चीज़ें जो होती हैं पेपर प्रेशर वाली, ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन इनको ये है मॉक दे के आप थोड़ा-सा रिड्यूस कर सकते हैं और इनको समझ के, ठीक है? तीसरी बात दोस्तों कि पढ़े समझ में ही नहीं आया, नहीं कर पाए क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था। अब भैया जब कॉन्सेप्ट ही नहीं, मान लो आपने टीएचडी में क्या बोलते हैं ट्रेन वाला मान लो टॉपिक नहीं पढ़ रखा है, या फिर जैसे मान लो आपने कुछ और टॉपिक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर नहीं पढ़ रखा है, तो दिक्कत तो आएगी ही आएगी भाई, कॉन्सेप्ट ही नहीं आपने पढ़ रखा है। तो उसको बेटर दोस्तों यही था कि उसको आप पहले ही देखते ही छोड़ देते। दोस्तों इसमें सबसे बढ़िया इलाज होता है कि अगर आपने इस चीज को पढ़ा नहीं है, देखते ही छोड़ देते, उस पे उसको क्वेश्चन पढ़ा ही क्यों आपने? जब आपने पता है कि भैया मैंने डिसऑनेस्ट शॉप के कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है, या फिर जैसे मान लो मैंने क्या बोलते हैं कोई टॉपिक लिया प्रोबेबिलिटी में, ये चीज मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ी ही नहीं है, जब पढ़ी नहीं तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो। और दोस्तों अगर आपको करना है तो अब आप समझ गए कि हाँ भाई मैंने टॉपिक नहीं पढ़ा है, मुझे इसको दोबारा पढ़ना है। समझ में आ गया सबको अच्छे से? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो इसमें मैं आपको एक चीज बोलने वाला था, स्पीड। देखो तो स्पीड आपको पता है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, वहां पे स्पीड तो बहुत मैटर करती है ना। स्पीड तो आपको पता है आनी ही चाहिए। तो आपने कहा हाँ सर, सर स्पीड पे कैसे काम करेंगे? तो सर स्पीड में दो चीजें हो सकती हैं। या तो आपकी कैलकुलेशन बहुत स्लो होती है, या तो आप बहुत स्लो रीडर हो, बहुत धीरे धीरे पढ़ाई करते हो यार, ठीक है? तो आपने कहा ठीक है सर हम लोग स्लो कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर आप स्लो कैलकुलेशन करते हैं तो आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जैसे कि फास्ट एडिशन, फास्ट सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आपका फटाफट होना चाहिए। डीआई में काम में आ जाता है, ऐसे आपको दे देगा, क्या करोगे बताओ? 3/40 दे दिया, अब फट से आपको पता होगा कि भाई 1/40 2.5% होता है, 2.5 3 तब आप कर पाओगे ना, 7.5% कर दोगे। कैसे करोगे? जब आपको ये चीज पता होंगी। तो ये दोस्तों चीजें छोटी मोटी होती हैं, ये आपको फटाफट आपका दिमाग फास्ट काम करना चाहिए। और इनके लिए चाहे आप खुद दोस्तों आधे घंटे बैठ के प्रैक्टिस किया करो मॉर्निंग में, जैसे मैंने बताया, वरना मैं आपको रैपिड मैथ्स करवाता हूं, वहां आके कर लिया करो, सीख जाओगे, ठीक है? दूसरा दोस्तों ये होता है कि आप स्लो रीडर हो। भाई स्लो रीडर हो तो उसकी वजह से उसका सिंपल सा रीजन ये है कि भाई आप प्रैक्टिस कम करते हो। जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करने लगोगे तो आराम से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप क्वेश्चन को फास्ट पढ़ने लगोगे, ठीक है? नाउ सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये है आपका रॉन्ग क्वेश्चन का एनालिसिस। देखो दोस्तों, रॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ना, तो पहली बात तो कि आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व किया और गलत सॉल्व कर दिया, दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी कि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, एटलीस्ट क्वांट और रीजनिंग में। इंग्लिश में चलो एक बार को हो सकता है, बट दोस्तों पहली बात तो आपको ये बनना है यार मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और गलत सॉल्व कर दिया, कि गलत कॉन्सेप्ट लगा दिया, ये दोस्तों ऐसा होना नहीं चाहिए। आप देखोगे दोस्तों बहुत सारे इवन अब चलो मैं अपना बताता हूँ, जैसे मान लो तो मैंने उसने ये सवाल किया था, ये जो हमने मॉक लगाया था, हमने जो किया था क्लास में, दोस्तों उसमें क्या हुआ, एक सवाल गलत हो गया। और सो ये बहुत दिन बाद, ऐसा आपने यूट्यूब पे भी देखो कई बार हमने किया है। तो शायद ही कभी होता है कि या तो मुझसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, या दोस्तों मैं कर दूंगा तो वो गलत हो, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड नॉट जस्ट मी दोस्तों, आप किसी बच्चे को उठा के देख लो, जो बच्चा थोड़ा बहुत भी अगर अपने बेस बना चुका है, तो क्वांट और रीजनिंग का ये बेस नियम होता है भाई, कि आप कर दिए तो मान के चलो एक्यूरेसी है, 90% प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि दोस्तों स्पीड के साथ साथ अपन को एक्यूरेसी भी डेवलप करनी है। तो पहली बात तो ये मेक श्योर करो कि अगर आपने सॉल्व क्वेश्चन किया है तो उसके गलती ना हो, ठीक है? अच्छा, गलत सॉल्व ना करो। हाँ, अब सो ये होता है कि आपने सॉल्व कर दिया, बट आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। जैसे मैंने बताया कि आपने कुछ एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, हाँ, आपका नन ऑफ दीज़ आ गया। और नन ऑफ दीज़ दोस्तों अगर आप, पहली बात तो अगर आ जाए तो एक बार चेक कर लिया करो, क्योंकि नन ऑफ दीज़ आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। ऐसा नहीं कि आया नहीं है, आया है नन ऑफ दीज़, लेकिन दोस्तों नन ऑफ दीज़ आने की प्रोबेबिलिटी रियली बहुत कम होती है। तो सच में अगर आपका आंसर मैच नहीं करा तो एक बार रिविज़िट कर लेना चाहिए, रिविज़िट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों जैसे ही आप रिविज़िट करते हैं, जैसे ही आप रिविज़िट करते हैं अपने सॉल्यूशन को, फट से आप अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक को पकड़ लेते हैं कि क्या दिक्कत हो गई थी, 6 into 4 हुआ, या फिर जो भी मैंने कर दिया, कुछ मल्टीप्लिकेशन गलती कर दी, परसेंटेज टू फ्रैक्शन गलत ले लिया था, ये ले लिया था। रिविज़िट करना बहुत ज़रूरी। तीसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है आपकी सिली मिस्टेक्स। भैया सिली मिस्टेक हो जाती है ना, बड़ा दुःख होता है। मतलब दोस्तों सही आंसर किया, सॉल्व कर दिया, और सबसे जो उच्च प्राणी दोस्तों लोग होते हैं वो ये होते हैं कि भैया गलत मार्क कर दिया। बताना कॉन्वर्सेशन में कभी किसी ने ऐसा किया है क्या कि आपने सॉल्यूशन निकाला, सब कुछ सही किया, आपने रफ कॉपी में आप देख भी रहे हो कि आंसर 20 है, लेकिन आपने मार्क 30 कर दिया है। दोस्तों ये तो सिली मिस्टेक है, इस चीज को जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार आप नोट कर लेंगे तो आपकी हैबिट लग जाएगी हमेशा क्वेश्चन को चेक करके मार्क करने की। बहुत ही रेयर होता है लेकिन ऐसा भी
हो सकता है। दूसरा दोस्तों जैसे मान लो आप सिली मिस्टेक छोटी-मोटी कर रहे थे, जैसे मिक्सचर वाले सवालों में अक्सर देखा गया है मिक्सचर में, एजेस में, वो क्या करता है जैसे मान लो बोलेगा कि अरुण एंड सीमा की एजेस का जो रेशियो है 2:3 है और फिर ऐसा बोल देगा मान लो कि आफ्टर 3 इयर्स सीमा एंड अरुण का जो रेशियो हो जाएगा 5:2 ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं है, हमने देखा यार अरुण सीमा यहाँ पे ये है, बाद में सीमा अरुण कर देता है वो, तो वो उसने लैंग्वेज चेंज कर दी। या फिर उसने मिक्सचर में क्या करता है कि मिल्क एंड वाटर पहले लिख देगा और एंड में क्वेश्चन में वाटर एंड मिल्क कर देगा। तो ये छोटी-मोटी चीज़ों से हम लोग नोटिस करनी होती हैं क्योंकि इनकी वजह से क्योंकि हमारी आदत हुई है कि मिल्क वाटर लिया तो मिल्क वाटर ही लेते रहते हैं। नहीं, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, ये मैं बोल रहा हूँ कि स्पीड के साथ-साथ एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। तीसरा पॉइंट, अब भैया हमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया। वही जो मैंने भी बोला कि वो जो मैंने बोला ये वाला पॉइंट वो उसमें बेसिकली आ गया कि हमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया। मिल्क वाटर को वाटर मिल्क पढ़ लिया या फिर सीमा अरुण को अरुण सीमा पढ़ लिया। तो ये पॉइंट उसमें मैंने बता दिया। ये पॉइंट जो था वो यही था कि जैसे मान लो 2-3 है, जल्दीबाजी में आपने 3-2 कर दिया। इसका सिंपल सा रीज़न क्या होता है? जल्दीबाजी। ना प्रेशर बन रहा है, फास्ट करना है, ज़्यादा करना है। नहीं, दोस्तों धैर्यता से काम करने की कोशिश करोगे, मुझे पता है नहीं हो पाता है, ऐसा फ़ील होता है कि जैसे कुछ रख दिया गया है, लेकिन कोशिश यही करेंगे, सीखना यही कि भाई हम लोग को कम टाइम में करना है। और सो ये जितनी भी आपकी सिली मिस्टेक्स ये हुई, जैसे मान लो इस मॉक में आपने एक मॉक दिया, आपने भाई क्या किया? एक मॉक दिया। आपके मॉक में जैसे मैंने बताया थे, जो हमने एग्ज़ाम्पल लिया था कि आपके मॉक में जो भी ये 7 क्वेश्चन गलत हुए या फिर 3 क्वेश्चन गलत हुए, इनका लेखा-जोखा ज़रूर होना चाहिए आपकी नोटबुक में कि किस वजह से हुए, क्या सिली मिस्टेक थी, कौन सिली मिस्टेक थी? गलत पढ़ लिया था या फिर गलत मार्क कर दिया था? ये होना चाहिए, ठीक है? अनअटेंडेड में वो सारे टॉपिक्स रहने चाहिए जो कि आपको रिवाइज़ करने हैं कॉन्सेप्ट के साथ। लिख लेना कि ट्रेन रिवाइज़ करना है, डिसऑनेस्ट रिवाइज़ करना है, इसके कॉन्सेप्ट जो भी है मतलब आपके टॉपिक्स रिवाइज़ करने हैं उनको, ठीक है? समझ में आया सबको? दोस्तों इस तरह की जो है आप अगर एनालिसिस करोगे तो आपका बिल्कुल होगा, ठीक है? अच्छा होगा और सो ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसमें किस तरह गलती करते हो और कैसा लगा आपको सेशन ज़रूर ये बताइएगा। ठीक है? तो क्लासेस फिर यहाँ पे आज यहाँ बंद करते हैं। और दोस्तों ये जो आपको पता है आप लोगों को मैं कौन पढ़ाता हूँ, दोस्तों जो हमारी क्लासेस का शेड्यूल है 8:30 एएम पे ये जो मैंने अभी बताया आप लोग को रैपिड मैथ्स कैल्कुलेशन टेक्निक वाली वो क्लास होती है। और दोस्तों 8 पीएम पे आप लोग का यूट्यूब पे सेशन चल रहा है जहाँ पे दोस्तों हम लोग वन शॉट चैप्टर वाइज़ कर रहे हैं कंप्लीट। जिनको नहीं पता थोड़ा-सा मैं बता दिखा देता हूँ। ये दोस्तों हमारा चैनल आप जाएँगे, लाइव सेक्शन में जाएँगे भाई। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे आप लोग का टाइम एंड वर्क का वन शॉट लगा हुआ है, नेक्स्ट क्लास है, ठीक है? और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो चुका है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो चुका है, परसेंटेज दोस्तों हमने कर लिया है, तो इनको ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपका वन शॉट रिवीजन चल रहा है। एंड सो ऑल्सो हम लोग विजेता भी कर रहे हैं। दोस्तों विजेता में क्या है? तो विजेता में दोस्तों हम लोग डीआईज़ कर रहे हैं प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल की एंड साथ ही साथ हम लोग जो मिक्स प्रैक्टिस वगैरह है वो सब कर रहे हैं। तो जो बच्चे बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, कर सकते हो। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा कांस्टेंट गाइड का एप्लीकेशन है, ठीक है? और तो एप्लीकेशन पे आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बैचेस भी मिल जाएँगे, वहाँ पे फ्री डीपी मिलती है, वो भी आप लोग कर सकते हैं। ये आपका विजेता बैच है और तो सारे बैचेस का अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसमें हमारे सारे बैचेस आ जाते हैं। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। बताना सेशन कैसा लगा? चलो बाय-बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। बताना सेशन कैसा लगा लिटरली और सेशन को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना।